आपका मेरे YouTube चैनल सिवा साइंस में। और आज हम लोग एक बहुत बेस्ट टॉपिक क्लास 12 का वीडियो लेकर के आए हैं। क्लास 10 का नहीं है, 12 का है। 12 का हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टेड और कहा जाता है कि थोड़ा सा हार्ड भी है, इंजीनियरिंग का पार्ट है आपका ये चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। और इस चैप्टर में सबसे पहले जो भी चीज़ आपको बताई जाएंगी उसमें हर एक पॉइंट को ध्यान देकर चलना है। आपके एनसीईआरटी को पॉइंट्स को साथ में लेकर के इस वीडियो को बनाया गया है, तो आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठे और जितने भी टॉपिक्स बताए जाएंगे उसको आप लोग नोट करते रहेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम लोग का चैप्टर 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ों को देखने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी का परिचय आता है। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आपके बुक को खोलने से पहले एक वैज्ञानिक के बारे में दिया हुआ है, हर्बर्ट बोयर, जिनका जन्म 1936 में लिखा हुआ है। और एक और वैज्ञानिक आपको मिलेंगे चैप्टर के फ्रंट पर, ये स्टैनले कोहेन। इनके बारे में हम लोग बाद में जानकारी लेंगे, पर किताब को चैप्टर को खोलने से पहले उन वैज्ञानिकों को एक नज़र आप लोग देख लें कि उनके बारे में लिखा क्या हुआ है। जब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, सबसे पहला चीज़ कि आप लोग सुने होंगे कि कई सारे आजकल बीज तैयार किए जा रहे हैं, जिस बीज से हम अपना मनचाहा पेड़ पौधा तैयार कर सकते हैं, मनचाहा फल बना सकते हैं, मुर्गियों से जल्दी जल्दी अंडे निकलवा सकते हैं, और कई सारे चीज़, टेस्ट ट्यूब बेबी, प्रखनली शिशु, आजकल तो ऐसा निकल रहा है कि मनचाहा शिशु भी जन्म हो सकता है। तो ये सारी जो तकनीक है आपकी, ये सारी जो भी टेक्नोलॉजी है वो आपके बायोटेक्नोलॉजी में आता है। यानी जो लोग अभी बायोटेक्नोलॉजी कर रहे होंगे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस सब चीज़ों की स्टडी करते हैं कि कोई भी किसी भी चीज़ की अगर वैक्सीन बनाना हो, इंजेक्शन बनाना हो, या किसी प्रकार की कोई चीज़ को तैयार करना हो, तो ये सारी चीज़ उसी के अंतर्गत आते हैं। हमारा जो जैव प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी आपका इसीलिए बनाया गया है ताकि हम लोग के कल्याण के लिए जितने भी हम लोग को उत्पाद चाहिए वो किसी जीव के द्वारा प्राप्त किया जाए और वो हमारे मदद के लायक हो। एग्जाम्पल भर में एक इंसुलिन का बात आता है कि इंसुलिन की जब बहुत कमी हो रही थी तो सुअर के पैनक्रियाज अग्नाशय से निकाला जा रहा था, जो कि इंसुलिन के लिए बहुत लाभदायक था, पर कुछ कारणवश इस चीज़ों को रोक दिया गया, क्योंकि सुअर के शरीर से जो लगातार इंसुलिन निकाला जा रहा था वो मनुष्य के शरीर पर कुछ प्रभाव डाल रहे थे। तो इतने सारे ये सारे जो आपके कॉन्सेप्ट है, ये जो जैव प्रौद्योगिकी का है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी एनसी कहती क्या है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। अगर हम जैव प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, तो ये आपका एक तो बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें जितनी भी हम लोग किसी भी चीज़ को बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, जीवों का यूज करेंगे। जीवों के साथ एंजाइमों का प्रयोग करेंगे, कुछ ऐसी विशेष एंजाइम जो आपके डीएनए को काटने और जोड़ने, ये सब बात की चीज़ें हैं। हम कुछ एंजाइम्स और जीव का प्रयोग करेंगे। एकदम इमेजिंग के साथ आप लोग समझें कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, कोई भी चीज़ बनाने को दे दिया जाए, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये निकाला कहाँ से जा रहा है। अब कोई प्रोडक्ट दिया गया तो आप सामान इकट्ठा करेंगे, तो उसी प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी में जीवों की जरूरत पड़ती है और उसी के साथ एंजाइम्स की। इन
दोनों का उपयोग करके हम मानव कल्याण यानी मनुष्य को जो भी जरूरतें हैं उन मानव कल्याण के लिए हम जो भी उत्पाद बनाते हैं यही आपकी जैव प्रौद्योगिकी है। एग्जाम्पल फॉर्मेट कई बार महिलाओं के शिशु नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, जिनके वजह से समाज की जो भी बुराई है उनके वजह से उन पर दबाव पड़ रहा था। इस चीज़ का सॉल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी से निकाल दिया गया और आज प्रफ्नली शिशु बनाया जा रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी, बहुत लोग IVF का नाम सुने होंगे, तो ये IVF बायोटेक के द्वारा ही हो रहा है। तो ये क्या है, एक मानव कल्याण के लिए है। इस कैसे बनाया जा रहा है वो अलग चीज है, पर ये मानव कल्याण के लिए जो चीज बनाई जा रही है वो किसके द्वारा बन रही है, जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी का अगर आपको परिभाषा लिखना हो तो उसमें आप लोग पहले लिखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जीवों तथा एंजाइम का प्रयोग करके मानव कल्याण के लिए किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं या कोई उत्पाद उत्पन्न करते हैं। जब आप इतना सारी चीज लिख देंगे यही हमारी जैव प्रौद्योगिकी है। यानी सबसे पहला क्वेश्चन आपसे उठता है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी एक सिंपल से परिभाषा के साथ आप लोग लिख देंगे कि जीव के साथ एंजाइम का प्रयोग करके हम मानव कल्याण के लिए जो भी उत्पाद बना रहे हैं इसे हम लोग जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग को मिलते हैं, जैसे आप आज देख रहे हैं नशीला पदार्थ शराब वगैरह इतनी ज़्यादा मात्रा में तैयार की जा रही है, क्या आज से पॉसिबल है, ऐसा चीज़ नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए हम जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं जिससे हम लोग ढेर सारे शराब को बना सके। दूसरा चीज़ है आपका प्रफ्नली शिशु, हम लोग देख ही लिए। और जैव प्रौद्योगिकी के अंदर कोई दोष वाला जीन हो यानी कोई बेकार जीन हो, बेकार DNA हो तो उसको सुधारा जाता है, आपके DNA जीन का संश्लेषण किया जाता है। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल आपके जैव प्रौद्योगिकी के हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आपका सबसे पहला चीज प्रफ्नली शिशु जो कि जैव प्रौद्योगिकी का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद ये तो एक दूसरा जीन संश्लेषण भी हम इसी के अंतर्गत करते हैं, जीन संश्लेषण। तीसरा हमारा हो जाएगा आपका जीन स्थानांतरण, ये नहीं होगा, ये तो एक प्रक्रिया है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं शराब या शराब के साथ डबल रोटी। तो ये सारी आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये एग्जाम्पल आपके जैव प्रौद्योगिकी का है। ये सारी चीज़ें हम लोग जैव प्रौद्योगिकी की मदद से बना सकते हैं। आज टमाटर के साथ आलू को उगाया जा रहा है, इन्हीं का देन है, बायोटेक्नोलॉजी का ही देन है। तो यानी हमारा ये जो चैप्टर है ये इंजीनियर का पार्ट है एक। अब सोचिए इस 12th क्लास में हम लोग कितनी सारी चीज़ों का नॉलेज ले रहे हैं। आपके बुक में जो चीज़ें आगे सीखनी होती है उसके बारे में आपको नॉलेज दिया हुआ है, तो इसको आप लोग परिभाषा समझ करके और किताब का चैप्टर नहीं नॉलेज समझ के पढ़ें। नॉलेज के साथ अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ही नॉलेज हो जाएगा, अपने आप लोग परिभाषा लिख देंगे। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या है समझने के बाद इसका आप लोग एग्जाम्पल देख लिए कि हम लोग कौन सी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप किसी कंपनी वगैरह में जाते हैं तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि किसी भी सामान को बनाने के लिए उसकी तकनीक क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। जब तक आपको प्रोसेस नहीं पता हो आप कैसे काम करेंगे। यहाँ पर भी जैव प्रौद्योगिकी NCERT आपका कहता है कि जैव प्रौद्योगिकी को जानने के लिए उसमें कुछ भी चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमको सिद्धांत पता होने चाहिए जैव प्रौद्योगिकी के। अगर हम जैव प्रौद्योगिकी की सिद्धांत की बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी में 2 सिद्धांत दिए गए हैं जो कि आपके जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिए हैं। पहला सिद्धांत हमारा आता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, और दूसरा आपका आता है पहला हम लोग का आनुवांशिक इंजीनियरिंग और दूसरा आपका जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में हम किसकी बात कर सकते हैं। आनुवांशिक आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, DNA या तो हमारा
आ रहे हैं। यानी अनुवांशिक इंजीनियरिंग का नाम लेते ही दिमाग में समझ आना चाहिए कि यानी हम डीएनए या आरएनए से रिलेटेड कोई बात करने वाले हैं। सबसे पहला चीज, जैव प्रौद्योगिकी में कोई भी पदार्थ बनाना हो तो उसके डीएनए को या जीन को पहचाना जाता है और उसको निकाला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग में जिस भी जीव से हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे इंसुलिन बनाना है तो हम लोग को इंसुलिन बनाने वाले एक ऐसे जीव की तलाश करनी चाहिए जिससे हम लोग को अधिक मात्रा में जो भी इंसुलिन है वो प्राप्त हो जाए बिना किसी मिस्टेक के। तो यहाँ पर भी हम लोग जीन तो प्राप्त कर लेंगे, अब उस जीन को काट करके निकाल कर दूसरे जीव में डाल दिया जाता है। यानी मान लीजिए एक इंसुलिन बनाने वाला जीन हम लोग निकाल दिए कहीं से, इंसुलिन जीन हम लोग को प्राप्त हो गया है। अब आप किसी वाहक की सहायता से बीच में किसी वाहक का मदद ले करके एक परपोषी में डाल देंगे। तो ये जो काम होता है ये आपके अनुवांशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। यानी कोई एक साइंटिस्ट इस जीन को लेकर आया, एक ऐसे जीन को लेकर जो लगातार इंसुलिन बनाया जा रहा है और किसी भी चीज को ले जाने के लिए एक बीच में वाहक जरूरी होता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी जीव में आप ऊपर से डाल देंगे और चला जाएगा, ऐसे नहीं जाता है। इसके डालने के लिए भी एक तकनीक होता है, एक तरीका होता है और वो हम बीच में प्रयोग करेंगे वाहक का। जब इंसुलिन जीन को डालने के लिए वाहक का प्रयोग करके एक परपोषी जीव में डाल देंगे, यही आपका अनुवांशिक इंजीनियरिंग है। यानी अनुवांशिक इंजीनियरिंग के बारे में हम क्या कह सकते हैं, अनुवांशिक इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी जीव से प्राप्त जीन का प्रयोग करके वाहक की मदद से हम किसी परपोषी में डाल दें। तो ये तकनीक आपकी कैसी है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग है। ये पहला सिद्धांत आपका जिस तकनीक में हम लोग को ये काम करना है। दूसरा तकनीक आपका आता है, दूसरा तकनीक है आपका जैव प्रक्रम अनुवांशिक इंजीनियरिंग। जैव प्रक्रम अनुवांशिक इंजीनियरिंग, देखिए जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करेंगे, अब मान लेते हैं कि हमने किसी चीज को निकाल करके किसी दूसरे जीव में डाल दिया। उस जीव में डालने के बाद आपको ये भी तो ध्यान देना है कि उस जीव में काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप जिस वातावरण में, जिस माहौल में उसको रखे हैं वो उस माहौल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस प्रौद्योगिकी में जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग में वातावरण लोग देखते हैं, वातावरण देखते हैं कि आपका कैसा होता है। और इसमें हम लोग को वातावरण चाहिए रोगाणु रहित, प्रदूषण रहित। यानी इस वातावरण में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई रोगाणु नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा वातावरण होता है तो जो भी जीव हम लोग अंदर डाले हैं उसमें कोशिका वृद्धि होगी और कोशिका वृद्धि करके लगातार जो हम लोग डालने के लिए, हो सकता है हम किसी बायोटिक को डालें, किसी एंटीबायोटिक को प्राप्त करने के लिए डालें, हो सकता है हम इंसुलिन बना रहे हैं, हो सकता है हम एंजाइम बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो भी आप बना रहे हैं इसमें वातावरण को ध्यान रखते हुए कोशिका वृद्धि करती है और वो चीजें हमें अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। तो ये आपका जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग, यानी दोनों में अंतर आपको समझना है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इस एग्जाम्पल को आप लोग देखेंगे ध्यान से। मानते हैं हम लोग को एक टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करना है। आप लोग को पता भी चल रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में कैसे काम होता है। शुरुआत में हम बात करते हैं अपने अनुवांशिक इंजीनियरिंग की। हमने एक ट्यूब लिया और इस ट्यूब में टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाने के लिए हम लोग के पास एक नहीं स्पर्म होने चाहिए और ओवम होने चाहिए। ये स्पर्म और ओवम इसमें हम डाल देते हैं। स्पर्म और ओवम हमने डाल दिया इसमें, इस ट्यूब में डालने का काम कर दिया। अब ध्यान देंगे हमने क्या किया था, जिस पदार्थ को सिलेक्ट किया उस पदार्थ को एक साथ एक ट्यूब में मिला दिया, मिलाने का काम खत्म। अब जो भी काम होगा ये बात की बात है, पर हमारा जो काम था, हमने ओवम निकाला किसी के शरीर से, किसी मेल से स्पर्म निकाला और दोनों को एक ट्यूब में डाल दिया। इस ट्यूब में अब हम लोग को समय के लिए छोड़ देंगे। जो सेकेंड तकनीक है आपका जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग, उस तकनीक में हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्यूब को आकर के देखेंगे कि जो हम लोग वातावरण, जो तापमान दे रहे हैं, क्या इस ट्यूब में सेल डिवीजन हो रहा है कि नहीं। यानी ये जो कोशिका है ये 1 से 2 कोशिका बना रही है कि नहीं, 2 से 4 कोशिका बना रही है कि नहीं। ये हम दूसरी बार ध्यान देंगे इस ट्यूब में कि ऐसा कुछ काम हो रहा है या नहीं। और हमारा वातावरण जो हमने बनाया है वो बिल्कुल रोगाणु रहित और
जो होगा इसमें क्या होगा, आपका सेल डिवीजन होगा और लास्ट में सेल डिवीजन के बाद आपका एम्ब्रियो यानी भ्रूण बन जाएगा। अब ये हम लोग को क्या चाहिए था, हम लोग को भ्रूण ही चाहिए था, हम लोग को एम्ब्रियो ही चाहिए था। तो हम लोग का भ्रूण जो है एम्ब्रियो बनकर तैयार हो गया है। तो ये आपका जो सेकेंड वाला काम था इसमें किस इंजीनियरिंग का काम था, ये आपका जैव इंजीनियरिंग का काम था। और ये पहला जो वर्क था ये हमारा वर्क था अनुवांशिक इंजीनियरिंग का। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन दोनों तकनीक में अंतर क्या है। पहला तकनीक कहते हैं कि हम लोग जो भी पदार्थ ले करके आए हैं उस पदार्थ को जिस जीव में डालना है किसी वाहक की मदद से हम डाल देंगे। डालने के बाद सेकेंड तकनीक आपका कहता है कि जो भी आपने काम किया है उसका वातावरण किस प्रकार का है। अगर वातावरण रोगाणु रहित और प्रदूषण रहित है तो वो जो भी कोशिका आपने डाला है वो कोशिका वृद्धि करके अधिक मात्रा में उत्पाद बनाने का काम करेगी। तो ये दोनों तकनीक और दोनों सिद्धांत पर हम लोग बात कर चुके हैं और हम लोग जान चुके हैं कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, हम लोग इसमें क्या क्या बना सकते हैं और ये कैसे किस सिद्धांत के आधार पर काम करता है। तो सिद्धांत हमने देख लिया, जैव प्रौद्योगिकी भी देख लिया। अब इतना जितना आपने ईजी में पढ़ा है कि किसी चीज़ को उठा कर लाए और डाल दिए, इतना ईजी भी कोई चीज़ नहीं होता है। अगर इतना आसान होता तो इतना लंबा चैप्टर आपका बना के नहीं दिया होता। अभी तो हमने बस कुछ टेलर पढ़ा है। तो ये जो टेलर आप देख रहे हैं कि हमने उठाया और डाला, तो ये बस हम लोग को एक रास्ता दिया गया है कि इस प्रकार से काम होगा। पर इसमें अभी जो रियल में शामिल होने वाली चीज़ है वो आपकी किताब में आगे लिखी हुई है। अब देखते हैं हम लोग आगे का। इसमें हम लोग को कुछ वर्ड्स मिलेंगे, तो आप उन लोगों को उन वर्ड्स का मतलब समझ लेना है। जैसे कि आपको मिलेगा पूर्ण योग डीएनए, पूर्ण डीएनए, जीन क्लोनिंग, ऐसे एनसीईआरटी में कुछ आपको पॉइंट्स मिलेंगे, या जीन स्थानांतरण। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं जैव प्रौद्योगिकी में काम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, वो अधिकतर अलैंगिक जन्म करने वाले जीवों का चुनाव करते हैं। कौन से जीवों का? अलैंगिक जन्म करने वाले जीवों का। इसका कारण क्या है? क्यों अलैंगिक जन्म करने वाले जीवों का चुनाव किया जाता है? लैंगिक वाले क्यों नहीं किया जाता? लैंगिक का मतलब नर और मादा दो जीव होंगे और तीसरा रिजल्ट बनाएंगे। अलैंगिक आपका जो हो गया, जो जैसे टू कॉपी मशीन में हम लोग जैसा कागज डालते हैं वो टू कॉपी करते जाता है, तो वैसे ही अलैंगिक में काम होता है। जबकि लैंगिक जो है वो दो चीज़ों को मिक्स करके तीसरा एक नया रिजल्ट बनाती है। ये दोनों में अंतर है। तो ये जो हमारा पढ़ है हम लोग जैव प्रौद्योगिकी, वो अधिकतर अलैंगिक वाले जीवों का चुनाव करते हैं। इसके पीछे रीजन है, देखिए रीजन क्या है। ये जो हम इस जीव का चुनाव कर रहे हैं, ये जो आपका जीव है, इसलिए इन जीवों का चुनाव करते हैं क्योंकि अगर हम हो सकता है इंसुलिन बनाने वाले जीन को किसी के शरीर में डाल दिए, लैंगिक वाले की बात कर रहे हैं, अगर लैंगिक जन्म करने वाले किसी के शरीर में डाल दिए तो लैंगिक जन्म में जो एक विशेषता है वो विशेषता ये है कि समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आते रहता है। एग्जाम्पल फॉर में बता दें कि क्या आप अपने माता पिता के बिल्कुल समान हैं? क्या जैसे आपके माता पिता दिखते हैं आप वैसे ही दिखते हैं? नहीं, कभी नहीं। हो सकता है कि पहली संतान अगर दिखती भी हो तो दूसरी तीसरी बार जो संतान आई है वो उनके जो भी विशेषता हो या जो भी क्वालिटी हो उनके गुण से नहीं मिलती होगी। तो ये रीजन होता है लैंगिक जन्म का। और लैंगिक जन्म की यही विशेषता है कि समय के अनुसार उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती है, उनमें अंतर उत्पन्न होते रहता है अपने आप। मान लें कि अगर हम इंसुलिन वाला जो भी सिलेक्ट किए हैं, हमने अगर इंसुलिन वाला जीन सिलेक्ट किया है और इस प्रकार के जीव में डाल दें तो क्या लंबे समय तक हम लोग को इंसुलिन उस जीव से उतना ही मात्रा में प्राप्त हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हो सकता है समय के साथ इसमें परिवर्तन आए और जो इंसुलिन हम लोग जिस मात्रा में प्राप्त कर रहे हैं वो ना प्राप्त हो। तो इस चीज़ को ही देखते हुए हम लोग इसका यूज करते हैं ताकि हम लोग जैसा डाल रहे हो वैसा ही हम लोग को प्राप्त हो। यही अंतर है दोनों में। अब हम समझते हैं जो वर्ड हम लोग लिखे हैं बोर्ड पे, पूर्ण योग डीएनए और जीन क्लोनिंग। ये जीन स्थानांतरण क्या होता है? पूर्ण योग डीएनए, देखिए किसी के शरीर में जो डीएनए हम लोग सिलेक्ट किए हैं निकालने के लिए, अगर उसी डीएनए को काट कर निकाल लेते हैं तो उसी डीएनए को पूर्ण योग डीएनए कहते हैं। अब हम सारे डीएनए को थोड़ी काट के, आप लोग ऐसी थोड़ी अंदाज पर काट देंगे किसी भी डीएनए को। हम लोग उसका अध्ययन होना चाहिए, उसके पास कुछ कोड होते हैं, उसी कोड को, उसी कोडिंग को देखते हुए हम लोग उस डीएनए को
काटते हैं। तो ये आपका है पुनर्युक्त डीएनए। अगर बात करें जीन क्लोनिंग और जीन स्थानांतरण की, तो ये जो आपने डीएनए को काटा है उसको जिसमें हम लोग मिलाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, जीन स्थानांतरण। आपने उस डीएनए को क्यों काटा है, किसी ना किसी जीव के शरीर में जाके जोड़ देंगे, जिसमें हम लोग जोड़ के एक नया जीन बनाएंगे, वही हमारा होता है जीन क्लोनिंग या जीन स्थानांतरण। यही आपका अंतर है जीन क्लोनिंग, जीन स्थानांतरण और पुनर्योज डीएनए में। तो हम टॉपिक को देख चुके हैं कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है और जैव प्रौद्योगिकी से कौन कौन से पदार्थ हम लोग को प्राप्त हो रहा है। दूसरा हमने देखा कि जैव प्रौद्योगिकी का क्या तकनीक है, क्या सिद्धांत है, और उसके बाद हम लोग अगर ये काम कर भी रहे हैं तो किस पे करना अच्छा होगा, अलैंगिक पे या लैंगिक पे करना अच्छा होगा। तो हमको पता चला कि अलैंगिक पे अगर हम काम करते हैं तो हमारा काम बेस्ट होगा। दूसरा चीज हमने दो शब्द देखा, पुनर्योज डीएनए और जीन क्लोनिंग या जीन स्थानांतरण। तो ये जो दोनों पॉइंट दिए गए आपको पता चली गया है कि जिस डीएनए का हम सिलेक्ट करेंगे, काट के निकालेंगे, उसी को हम पुनर्योज डीएनए कहेंगे। इनके पास कुछ विशेष कुछ स्पेशल कोड होगा। दूसरा चीज जीन क्लोनिंग आपका जो है, जिस भी चीज में हम लोग अपने काटे हुए डीएनए को जोड़ेंगे वही आपका जीन स्थानांतरण या जीन क्लोनिंग है। उसके बाद अब हम लोग वही नाम जो वीडियो में स्टार्टिंग में बताया गया है कि आप लोग जब किताब को खोलेंगे, इस यूनिट को खोलेंगे, तो इस यूनिट में आपको दो वैज्ञानिक के नाम मिलेंगे, हर्बर्ट बोयर और दूसरा हमारे हैं स्टैनले कोहेन। तो हम बात करते हैं इन दोनों वैज्ञानिक के बारे में। आखिर इन दोनों वैज्ञानिक का नाम इस चैप्टर में देने का क्या कारण है? हर्बर्ट बोयर दूसरा हमारा है स्टैनले कोहेन। इन दोनों वैज्ञानिकों का इसमें क्या योगदान है? एक बार हुआ क्या, कहानी को आप लोग समझते जाएंगे। एक बार लैब में स्टडी की जा रही थी, यही दो वैज्ञानिक वहाँ पे मौजूद थे। उस लैब में हुआ क्या कि इन्होंने प्रयोग किया था, ये जो काम कर रहे थे वो ई कोलाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, जो कि सेम देखने में साल्मोनेला जैसा था। कैसा था देखने में? साल्मोनेला जैसा था। एक बैक्टीरिया का नाम दिया जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया, जो कि आपका दिखने में था साल्मोनेला जैसा। ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो साल्मोनेला जैसा था, इनके ऊपर स्टडी किया हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन। हर्बर्ट बोयर ने क्या किया कि एक एंजाइम का, उनको नहीं पता था कि ये एंजाइम क्या करता है क्या नहीं। एक एंजाइम है प्रतिबंधन एंजाइम। इस प्रतिबंधन एंजाइम को उन्होंने उठाया और अचानक से किसी डीएनए पर डाल दिया, जो डीएनए वो लेकर आया था। जब उन्होंने डीएनए पर डाला तो वो देख रहे हैं कि ये एंजाइम तो इस डीएनए को काट रही है। यानी आप कैंची उठाए अचानक से, बच्चे हैं समझिए 5 साल के, आपको पता नहीं है कि इस कैंची का क्या उपयोग है, पर जब हम उस कैंची से एक कागज को ऐसे अपने दिमाग से काट देते हैं तो उस टाइम से हम लोग को पता चल जाता है कि ये कैंची जो है वो क्या कर रही है, किसी कागज को काटने का काम कर रही है। वैसा ही सेम मिस्टेक हर्बर्ट बोयर ने किया था। हर्बर्ट बोयर जो थे उस एंजाइम को जब डीएनए पर प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि इस एंजाइम को डालते तक डीएनए जो हम लोग लिए थे वो कट चुका है। तो इन्होंने उसे आर्वी कैंची का नाम दिया, यानी जो काम कर रही थी उस आधार पर उस डीएनए को, उस एंजाइम को कहा गया आर्वी कैंची, और उस एंजाइम का नाम है प्रतिबंधन एंजाइम। ऑब्जेक्टिव का देखिए पूछ दिया जाएगा ये चीज आपका। और ये जो अध्ययन हो रहा है ये आपका 1972 का है। ये 1972 की घटना है जो कि हर्बर्ट बोयर ने एक एंजाइम का प्रयोग किया था, प्रतिबंध एंजाइम डीएनए पर, जो कि ये एंजाइम क्या कर रही थी, काटने का काम कर रही थी। और इस आधार पर इसके काम को देखते हुए इसे आर्वी कैंची के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी आपसे जब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आर्वी कैंची किसे कहा जाता है, तो रेस्ट्रिक्शन, इसको इंग्लिश में भी कभी नाम दे देता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या दूसरा आपका प्रतिबंध एंजाइम। तो आपको नाम पता होना चाहिए, नहीं तो कितने लोग कभी कभी रेस्ट्रिक्शन भी बोल देते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंध एंजाइम जो कि किसी डीएनए को विशेष जगहों पर काटने का कार्य करती है। तो इसके बारे में हर्बर्ट बोयर ने तो बता दिया। अब ये जो डीएनए हमने काटा हुआ है, इस डीएनए को कहाँ पर लगाए, कैसे लगाए, ये को कुछ आइडिया नहीं था। दूसरा स्टैनले कोहेन ने जो अध्ययन किया और जिसकी खोज की, उस
उसका नाम था प्लाज्मिड। इन्होंने जिसकी खोज की उसका नाम था प्लाज्मिड, यानी सेकेंड सॉल्यूशन इन्होंने निकाल दिया। प्लाज्मिड क्या है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड हम सबके शरीर में नहीं पाया जाता है, जीवाणुओं के शरीर में, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया के शरीर में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर किसी भी जीव के शरीर में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा कि किसी भी जीव, कोई भी जीव हो उसके पास डीएनए और आरएनए होना चाहिए। वैसे ही ई कोलाई बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, लोग किसने स्टडी कर रहे थे? ई कोलाई के। ई कोलाई के पास जो क्वालिटी थी उसके पास एक अनुवांशिक पदार्थ था। उसी के साथ साथ, यही पे तो आपको पॉइंट में ध्यान देना है, ई कोलाई के साथ साथ एक और डीएनए था जो कि गोलाकार था एकदम, जो कि एकदम गोल था, और ये एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र था। एक्स्ट्रा गुणसूत्र था वृत्ताकार। ई कोलाई पर जब ये रिसर्च कर रहे थे स्टेनले कोहेन, तो इन्होंने देखा कि इस ई कोलाई बैक्टीरिया में तो बहुत ही अचंभे वाली बात दिख गई, यानी अनुवांशिक पदार्थ तो दिख ही रहा है, पर इसके साथ साथ इसके पास एक और एक्स्ट्रा गुणसूत्र है जो कि वृत्ताकार है। और ये भी एक्स्ट्रा गुणसूत्र के पास क्वालिटी क्या था कि जितना ई कोलाई बैक्टीरिया विभाजन कर रहा था अनुवांशिक के साथ साथ उसके पास एक और प्लाज्मिड बनते जा रहा था। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक वृत्ताकार अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त वृत्ताकार पाया जाने वाला एक गुणसूत्र है जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया में पाया गया था। इसका नाम भी दिया रहता है, अलग अलग प्लाज्मिड पाए जाते हैं। तो इस प्लाज्मिड की जो खोज थी स्टेनले कोहेन ने कर दी। इस प्लाज्मिड की अगर खासियत हम बात कर ले तो इस प्लाज्मिड की खासियत यही है कि अगर हम इसमें कोई भी चीज़ डाल दें तो वो चीज़ हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। यानी अनुवांशिक पदार्थ अगर है तो ई कोलाई का अनुवांशिक पदार्थ को कुछ नहीं मिला सकते हैं, अगर मिलाएंगे तो वो कितना भी बनेगा तो उसके अंदर क्वालिटी किसकी होगी? ई कोलाई की। पर प्लाज्मिड ऐसा नहीं था, प्लाज्मिड के अंदर जो भी चीज़ डालेंगे हम लोग वो वैसा टू कॉपी तैयार करता चला जाएगा। तो ये प्लाज्मिड को इन्होंने बताया, स्टेनले कोहेन ने कहा था अरे हर्बर्ट बॉयर हम लोग को तो प्लाज्मिड मिल गया। अब इन्होंने क्या किया, जो भी स्टेनले कोहेन में था उन्होंने प्लाज्मिड को तो बाहर निकाल दिया। अब हर्बर्ट बॉयर ने दिमाग क्या लगाया, इसको उस एंजाइम का प्रयोग किया और इतने दूर में इन्होंने कट कर दिया, क्योंकि ये तो अभी कैचे की खोज कर चुके थे। तो प्लाज्मिड को निकाला स्टेनले कोहेन ने और हर्बर्ट बॉयर ने क्या किया, जो भी अपने एंजाइम का खोज किया था, बोला कि लाओ तुम्हारे प्लाज्मिड पर हम प्रयोग करके देखें। जब इन्होंने एंजाइम डाला इस पे तो देखें कि यहाँ से जो भी एरिया थे वो क्या हो गया आपके, वो एरिया आपके जो भी एरिया उन्होंने जितने भी एरिया में डाला था उस एरिया में क्या हुआ था, आपका प्लाज्मिड कट कर गया। जो भी प्लाज्मिड कट किया गया, अब यहाँ पर जो डीएनए लिया गया था उसको यहाँ पे जोड़ दिया गया था। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर हम लोग किए क्या, हर्बर्ट बॉयर स्टेनले कोहेन दोनों ने मिलकर एक नया हम लोग को तरीका दिया है कि आज हम लोग कोई भी चीज़ बना सकते हैं। हर्बर्ट बॉयर जो कि आपकी प्रतिबंधन एंजाइम आणविक कैंची की खोज कर दी है, यानी एक ऐसी चीज जिसकी सहायता से हम लोग डीएनए को काट सकते हैं। डीएनए को काट तो सकते हैं और ये एंजाइम जैसे हम लोग कैंची से भी काट सकते हैं। आखिर इस एंजाइम से क्यों? ये एंजाइम के पास एक ऐसी क्वालिटी है जो पहचान कर डीएनए को काटती है, बिना पहचाने नहीं काटती है। यानी हम जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे वहाँ उस एंजाइम को डालेंगे और उतना ही एरिया में वो एंजाइम काम करता है। तो इन्होंने इसका खोज कर दिया और स्टेनले कोहेन ई कोलाई बैक्टीरिया पर स्टडी की, जिससे उनको पता चला कि ई कोलाई के पास अपना अनुवांशिक पदार्थ तो है ही, उसी के साथ साथ इसके पास एक और एक्स्ट्रा गुणसूत्र है जो कि वृत्ताकार जैसी दिख रही है। तो ये दोनों चीज़ों की खोज इन दोनों लोगों ने मिलकर की और इस प्रकार से हम लोग को बता दिए कि जो प्रोसेस है आपका अनुवांशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग की, वो प्रोसेस यही है। इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने आधारित 3 प्रकार के प्रक्रम को बताया है। पहला प्रक्रम आपका है एनसीईआरटी में 3 लाइनें लिखी हुई हैं। पहला जो कहता है वो कहता है, हर्बर्ट बॉयर स्टेनले कोहेन ने बताया कि आपको भी अगर ये सारे काम को करना है तो आपको 3
पहचान। पहला काम क्या करना है आपको, जो भी जीन आपको निकालना है, जो भी डीएनए आपको निकालना है, सबसे पहले आपको उस डीएनए को पहचानना होगा। यानी आपको इंसुलिन चाहिए तो आपको पहले ये पहचानना होगा कि इंसुलिन बनाने वाली जीन और डीएनए कौन सी है। पहले हम लोग इस चीज की पहचान कर लेंगे। दूसरा चीज जो है वो ये है कि जो भी आपने डीएनए या जीन को चिन्हा 1 मिनट सिलेक्ट किया है, पहला पॉइंट है हमारा कि जो भी जीन हमने सेलेक्ट किया है, या पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको कौन से डीएनए से, कौन से जीन से कौन सा पदार्थ बनाना है। दूसरा चीज हमारा है कि चिन्हित जीन को परपोषी में स्थानांतरित करना है। यानी जिस भी जीन को आपने सिलेक्ट किया है उसको आपको जिसके भी शरीर में डालना है उसके शरीर में अब डाल देना है। पहला पॉइंट पहले पहचान करना है। दूसरा, अब हम लोग को जो डीएनए हमने सिलेक्ट किया है उस सिलेक्ट किए हुए डीएनए को परपोषी में डाल देना है। तीसरा पॉइंट जो आपका बोला हुआ है वो बोल रहा है सुरक्षित वातावरण। सुरक्षित वातावरण बनाए रखना है और उसकी संतति में स्थानांतरण देखते रहना है। देखिए क्या बोल रहे हैं। पहला पॉइंट हमने सिलेक्ट किया, दूसरे पॉइंट सिलेक्ट करके जिस परपोषी में डालना था डाल दिया। तीसरा पॉइंट जो है सबसे मेन ये है डालने के बाद कि आपको वातावरण और उसके सुरक्षा पर ध्यान देना है, उसकी सुरक्षित तरीके से एक ऐसा माहौल बनाए रखना है ताकि वहाँ पर कोशिका वृद्धि कर सके। और अगर काम हो भी गया तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कोशिका हम लोग काम करवा रहे हैं, ये कोशिका और कोशिकाएं बना रही है कि नहीं। यानी हमने एक ई कोलाई पर काम किया तो क्या ये एक ई कोलाई अपने सारे प्रकारों को बना रही है कि नहीं। कोशिका में क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से बनती है। अगर ऐसा काम चल रहा हो तो ये तीसरा पॉइंट आपका कहता है कि तीसरा आपको ध्यान देना है कि सुरक्षित वातावरण बनाए रखना है। दूसरा आपको संतति में स्थानांतरण। संतति किसको कहते हैं, संतति एक होता है जनक, जनक हम लोग कहते हैं माता पिता को, और जनक से जो भी आगे वंश आते हैं, जो भी जनक होते हैं जिन शिशुओं का, उसको हम संतति कहते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि एक तो सुरक्षित वातावरण हम लोग को बनाए रखना है और दूसरा ध्यान देना है कि हम लोग जो भी चीज़ काम की है वो संतति में उसकी हो रही है कि नहीं। यानी अगर पूरे आपका ये पूरा एक टॉपिक है, एक बार हम लोग इस पूरे टॉपिक का रिवाइज कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या हमने देखा। पहले तो हम लोग सीखे कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव और एंजाइम का प्रयोग करके हम लोग मानव कल्याण के लिए कोई रिजल्ट तैयार करते हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा प्रश्नली शिशु, किसी जीन का संश्लेषण, कोई दोषयुक्त जीन को सुधारना और डबल रोटी, शराब वगैरह ये सब चीज़ें बनाना। उसके बाद दूसरा चीज़ हम लोग देखे हैं कि जैव प्रौद्योगिकी में अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले 2 सिद्धांत के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पहला हमारा सिद्धांत आनुवांशिक इंजीनियरिंग और दूसरा आपका सिद्धांत है जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग। आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहता है कि जो भी आपने जीन और डीएनए को लिया है उसको काट करके किसी परपोषी में डाल दें, जबकि जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग आपका कहता है कि जो चीज़ें आप डाले हुए हैं उसका पहले आप लोग वातावरण देखिए कि वो वातावरण रोगाणु रहित और प्रदूषण रहित होने चाहिए। उसके बाद हम लोग में जब वातावरण हम लोग देख लेते हैं तो कोशिका वृद्धि करके हम लोग को एंजाइम, एंटीबायोटिक या जो भी हमने डाला है वो अधिक मात्रा में हम लोग को प्राप्त हो जाती है। फिर हमने बात की कि इस काम को करवाने के लिए अलैंगिक जनन वाले जीव अच्छे रहेंगे या लैंगिक जनन वाले जीव अच्छे रहेंगे। तो हम लोग को पता चला कि अलैंगिक अच्छा रहेगा, क्योंकि लैंगिक वाले में परिवर्तन होते रहता है, इसलिए हम अलैंगिक में अगर काम करते हैं तो हम लोग को वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा हमने तैयार करने का कोशिश किया है। इसकी बात करने के बाद हम लोग समझे पूर्ण यूज डीएनए, वैसा डीएनए जो कि हमने सिलेक्ट किया है किसी जीव में डालने के लिए, तो उसको हम लोग पूर्ण यूज डीएनए कहते हैं। दूसरा हमने जीन क्लोनिंग देखा, जिस भी डीएनए को लिया है अगर उसको प्लाज्मिड में जोड़ करके लगा रहे हैं तो उसी को जीन क्लोनिंग या जीन स्थानांतरण कहते हैं। फिर हमने देखा हर्बर्ट बॉय और
हर्बर्ट बोयर स्टैनले कोहेन ने क्या किया था, आपके हर्बर्ट बोयर स्टैनले कोहेन ने 1972 की कहानी है, जिसमें हर्बर्ट बोयर ने प्रतिबंधन एंजाइम यानी आणविक कैंची की खोज की थी और दूसरा हमारे स्टैनली कोहेन ने प्लाज्मिड की खोज की थी। दोनों ने स्टडी किया था ई कोलाई बैक्टीरिया पर, जो कि सेम टू सेम दिखने वाला था साल्मोनेला जैसा। अब जब इन लोगों ने काम कर लिया तो इन लोगों ने 3 प्रक्रियाएं बताए कि अगर आपको भी अगर ऐसा काम करना हो तो इन 3 प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। पहला, हम लोग को वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, अब वांछित जीन जो भी आपने जीन को सिलेक्ट किया है उस जीन को एक परपोषी में डाल दें। डालने के बाद थर्ड पॉइंट है आपका कि डाल दिए तो अब आपको सुरक्षित वातावरण बनाए रखना है और संतति में स्थानांतरण जो है उसको आप लोग देखते रहें। तो ये आपका पहला टॉपिक था जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम का। आप लोग अब जाके एनसीईआरटी को उठाए, कहीं भी कोई डाउट नहीं मिलेगा आप लोग को। अगर आपको डाउट मिलता है तो डायरेक्ट यूट्यूब में चैनल नीचे आप लोग कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का कोशिश करें ताकि अच्छा रहेगा